Hello, Namaskar. You're watching BTTV. I'm Tanya Neja, and this is going to be a very special episode because we are going to discuss everything about Hindustan Zinc stock. और मैं ये अकेले नहीं करने वाली हूँ, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष वर्मा जो बीटी बाजार के ज़रिए आप तक स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट्स पहुँचाते रहते हैं. एंड वी ऑल्सो हैव विद अस सनी अग्रवाल हु इज़ द हेड ऑफ फंडामेंटल डेस्क at SBI Securities. So gentlemen, very good afternoon to both of you and बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस खास एपिसोड में जुड़ने के लिए. तो हर्ष, इससे पहले मैं आपके पास आऊँ, थोड़ा सा दर्शकों को हम कंपनी के बारे में बता देते हैं. तो हिंदुस्तान जिंक जो है, दिस कंपनी इज़ अ सब्सिडरी ऑफ द वेदांता ग्रुप, specializes in the exploration, mining and smelting of zinc, lead and other non-ferrous metals. The company's products include zinc ore, zinc metal, lead metal, silver metal and sulfuric acid, and the company is ranked as the world's second largest integrated zinc producer and the third largest silver producer as well. रिटर्न की बात करें तो 1 मंथ का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो वो करीबन 96% से ज़्यादा का है, 6 मंथ्स में 158%, एक साल में 150% से ज़्यादा, 5 साल में 200% और पिछले 10 सालों में जो रिटर्न दिया है वो 440% के करीब है. 52 वीक हाई की बात करें, ऑल टाइम हाई की बात करें तो वो 807 का जो 800 का जो लेवल है हर्ष, वो पार हो चुका है अब. पर एक मेजर इशू जो है वो सामने आता है, दैट इज सराउंडिंग हिंदुस्तान जिंक इज़ द लैक ऑफ फ्री फ्लोट दैट इज़ अवेलेबल फॉर रिटेल शेयर होल्डर्स. और मेरे जो सहयोगी हैं हर्ष, वो इसके बारे में हमें बताने वाले हैं कि क्या ये मेजर इशू है हर्ष, और क्या जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है अगर आप वो हमें समझा पाएँ. So let's talk about the shareholding pattern. The promoter Vedanta owns around 64.92% stake in the company. Even within the 35% public shareholding, and the government owns, जो सरकार own करती है वो करीब 29.54% करती है, while the LIC has 2.78%. Within around 97.24% of shareholding with Vedanta, the government and the LIC, द रिटेल शेयर होल्डर, यानी कि रिटेल शेयर होल्डर की जो है इसमें काफ़ी कम है. यहाँ पर अगर आप देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न तो इसमें होल्डिंग जो है काफ़ी कम है. एज पर द मार्च क्वार्टर द शेयर होल्डिंग पैटर्न, द हिंदुस्तान जिंक हैज़ 4.1 लाख रिटेल शेयर होल्डर्स विद द नॉमिनल शेयर कैपिटल ऑफ अप टू 2 लाख एंड हु ओन्स अराउंड 1.7% स्टेक इन द कंपनी. तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना कम है. 1.7% स्टेक है यहाँ पर. एंड द रेस्ट इज डिवाइडेड बिटवीन द पोर्टफोलियो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो विदेशी निवेशक होते हैं बड़े, एंड द म्यूचुअल फंड्स एंड द अदर हाउसेज. तो ये इसका बेसिकली आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो मैंने आपके सामने रखा है. बिल्कुल हर्ष, और इससे ये बात तो सामने आती है हर्ष एंड सनी बोथ ऑफ यू कि जो रिटेल शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए जो फ्री फ्लोट अवेलेबल है मार्केट में वो बहुत कम है. तो सनी, कमिंग टू यू नाउ फॉर दिस, what are your thoughts? I mean, is this a major issue that is going to hamper the performance going forward? Yeah, thanks for having me on the show. Yeah, definitely. मुझे लगता है कि जो लोअर फ्री फ्लोट कंपनीज होती हैं उसमें कहीं ना कहीं एक पार्टिसिपेशन का जो मौका होता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए थोड़ा कम होता है. और एट द सेम टाइम एक all these companies are prone to stock price manipulation also. When I say manipulation, जब भी एक थोड़ी बहुत बाइंग आती है एक बड़े फोर्स से तो उसके कारण जो स्टॉक में मूवमेंट होता है बहुत क्विक मूवमेंट होता है ऑन बोथ साइड, अपसाइड एज वेल एज डाउन साइड. तो एक कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी जो होती है फ्री फ्लोट जहाँ जो कंपनी में कम होती है वहां हमें ज्यादा देखने मिलती है. और अगर हम आज की बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक में, तो जिस तरह से जिंक, लेड और सिल्वर के प्राइस इंटरनेशनली बढ़ रहे हैं, उसी के चलते हमने देखा कि एक बहुत क्विक रिएक्शन हमने प्राइस एक्शन के फॉर्म में देखा. हिंदुस्तान जिंक में एक अच्छी खासी रैली आते हुए देखी. और इसका एक मुख्य कारण ये भी रहेगा कि जो फ्री फ्लोट है बहुत काफी कम है. और एक रहता है ना कि डिमांड सप्लाई मिसमैच होता है, जहाँ काफी लोगों को ये स्टोरीज में पार्टिसिपेट करना है तो वो जाकर के बल्क में जब स्टॉक बाय करते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत क्विक मोमेंटम स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं. और इसी का हम एक इम्पैक्ट हम हिंदुस्तान जिंक के शेयर प्राइस में भी देख रहे हैं.
बिल्कुल। और सनी, आई थिंक हमें हर्ष के साथ ये भी डिस्कस करना चाहिए कि ये जो रैली हम देख रहे हैं सारे मेटल काउंटर्स में, हर्ष कमाल की रैली देख रहे हैं। आज के सत्र में भी हमने देखा निफ्टी मेटल इंडेक्स ने शानदार परफॉर्मेंस जो है वो दिखाई है। हिंदुस्तान जिंक को ही ले लीजिए, 800 पार ऑलरेडी ये स्टॉक जा चुका है। इसके कई सारे मुख्य रीज़न है। बेस मेटल प्राइसेस में हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है। चाइना की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुई है वो हिस्टोरिक माने जा रही है प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए। तो हर्ष, मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या क्या वो ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से हम ये जो सारे तमाम मेटल काउंटर्स हैं उनमें जो है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, और स्पेसिफिकली अगर आप हमें हिंदुस्तान जिंक के लिए बता पाएँ। बिल्कुल, मैं आपको देखिए दो बड़े दिलचस्प रीज़न है। थोड़ा सा मैं आपको पुरानी कोरोना के दौर में तो कोई भी नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको ले जाना चाहता हूँ वहाँ पर कि जब स्लो डाउन हुआ था चीन में, उस समय मांग बहुत कम हो गई थी, लेकिन अब जो है रियल एस्टेट की जो मांग है चीन में वो जोर पकड़ रही है। यहाँ पे मेटल्स की मांग, तो जब रियल एस्टेट की बढ़ती है तो देखिए इंफ्रा जो होता है वो चौतरफा उसका असर देखने को मिलता है यहाँ पर। इसमें से मेटल्स भी जो एक हिस्सा होता है, मेटल्स को लेकर मांग बढ़ी है यहाँ पर। और चीन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मेटल इंपोर्टर है यहाँ पर, और जाहिर सी बात है बाहर से भी इंपोर्ट किया जाता है और यहाँ पे एक्सपोर्ट भी किया जाता है, तो इसका असर हमारी भारतीय कंपनियों पे भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा आयरन और लम्प्स जो है उसकी इंपोर्ट ड्यूटी जो है हटा दी गई। जब इंपोर्ट ड्यूटी हटाई जाती है तो ये सीधे तौर पर फायदा पहुँचता है यहाँ पर। इसके अलावा दूसरा बड़ा रीज़न क्या है यहाँ पर, देखिए आप सब देख रहे हैं, सोने की तो बात दुनिया कर रही है, लेकिन चांदी को लेकर बड़े सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब की बार 1 लाख के पार। तो यहाँ पे जो चांदी का कंसर्न है, यहाँ पर चांदी को लेकर क्या है कि जो हिंदुस्तान जिंक है वो देश की सबसे बड़ी प्रोडक्शन करती है चांदी को लेकर। ये बहुत कम लोगों को बात पता है। देश की सबसे बड़ी कंपनी है यहाँ पे, और दुनिया की तीसरी जो आपने बताई है अभी हाल ही में। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर जो है चांदी के जैसे प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसका असर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, चांदी का जो इस्तेमाल होता है, बहुत लोगों को नहीं पता ये चीज़, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए चांदी का इस्तेमाल होता है यहाँ पर, सोलर पैनल बनाने के लिए चांदी का इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, सर्किट बोर्ड्स बनाने के लिए, तमाम इंडस्ट्रीज चीज़ों के लिए यहाँ पे चांदी का इस्तेमाल होता है। और दुनिया में जो चांदी पैदा होती है उसका 50% मैं आपको बता रहा हूँ इस्तेमाल जो है वो इंडस्ट्रीज़ के लिए किया जाता है। और यहाँ पे यही वजह है कि एक तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो चाइना को लेकर मांग हो रही है, यहाँ पर आयरन और जो लम्प्स को इम्पोर्ट ड्यूटी हटाई गई है यहाँ पे, और तीसरा जो चांदी में इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं, इन्होंने मिलकर यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक में एक बम्पर रैली दी है यहाँ पर। बिल्कुल। और सिल्वर के दाम तो हर्ष आसमान छू रहे हैं। बिल्कुल। तो सनी, आपसे ये भी जान लेते हैं कि क्योंकि ये जो मोमेंटम अभी हम देख रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान जिंक में हो और भी कुछ मेटल काउंटर्स है, और ऑफ कोर्स सिल्वर के जो प्राइसेस हैं वो आसमान छू रहे हैं, आपको लगता है कि ये जो मोमेंटम है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए ये आगे भी जारी रहने वाला है? मुझे लगता है कि जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी है। अगर मैं बेसिकली हम आज ही एक डेटा क्रंचिंग कर रहे थे, जैसे अगर मैं FY24 की बात करता हूँ तो हिंदुस्तान जिंक के लिए जो जिंक सेक्टर है वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है रेवेन्यू का। तो अगर उसकी एवरेज रियलाइजेशन FY24 में तकरीबन $2475 पर टन की रही है हिंदुस्तान जिंक के लिए, वो आज के डेट में जो जिंक के जो दाम है वो बढ़ करके हो गए 2750, जो कि 11% बढ़ चुके हैं ऑलरेडी इन द स्पैन ऑफ 2 मंथ। एट द सेम टाइम अगर मैं सिल्वर की बात करता हूं तो FY24 में एवरेज रियलाइजेशन हिंदुस्तान जिंक के लिए सिल्वर का रहा था $23.6 पर आउंस, जो कि अभी ही तकरीबन $32 पर आउंस चल रहा है, 31.7 टू बी वेरी प्रिसाइज, जो कि 34% जंप हमने देखा है। और अगर हम ये मानते हैं कि अगर जिंक और सिल्वर का प्रोडक्शन FY25 में अगर सेम मेंटेन भी रहा है FY24 के लेवल पर, तो तकरीबन 2,000 से 3,000 करोड़ का इंक्रीमेंटल डेल्टा जिंक के पोर्टफोलियो में हमें देखने मिलेगा, और सिल्वर के पोर्टफोलियो में तकरीबन 1,500 से 1,800 करोड़ का डेल्टा हम जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइस इंक्रीज हम FY25 में हिंदुस्तान जिंक के लिए आते हुए देखेंगे। तो एक ओवरऑल एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम डेफिनेटली रहेगा अर्निंग ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। हालांकि अगर मैं वैल्यूएशन की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल दिस फैक्टर, FY25 में हिंदुस्तान जिंक अब 20 टाइम्स EV EBITDA पर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक काफी ऊंचे वैल्यूएशन है। अगर हम मेटल कंपनीज की बात करते हैं तो आप अगर बाकी की मेटल कंपनी देखोगे तो तकरीबन 10 से 15 प्राइस EV EBITDA मल्टीपल पर ट्रेड किए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जिंक में जो मोमेंटम अभी चल रहा है उसे चेज नहीं करना चाहिए, बेटर है बाय ऑन डिप की रणनीति अपनाएं। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर यहाँ से और फिर चांदी के जो दाम है जो भी $31 या $32 पर आउंस है, अगर वो ड्यू टू सम रीजन बढ़ करके $40 पर आउंस हो जाते हैं तो इन दैट केस द मोमेंटम में कंटिन्यू, हमें शायद इसमें करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा।
बिल्कुल, यहाँ पर मैं बल्कि यही तान्या से भी कह रहा था कि मैं एक सवाल सर से पूछूंगा वैल्यूएशन को लेके, क्योंकि नॉन फेरस मेटल कंपनियों को देखें तो उसके हिसाब से पी इसका ज़्यादा दिखता है कंपैरेटिवली पीयर कंपनी को देखें, लेकिन यहाँ पर सर आपने उसका जवाब दे दिया। जी तान्या। बिल्कुल, तो एक्चुअली मैं ये डिस्कस करने वाली थी हर्ष कि हमने देखा था जो चौथी तिमाही के नतीजे रहे हैं उसमें कंपनी ने जो 6 कंसेक्यूटिव क्वार्टर है डिक्लाइनिंग प्रॉफिट का वो सामने आया था। तो उसके पीछे की जो रीजंस थे वो ये थे क्योंकि लोअर जिंक प्राइसेस थे उसके वजह से कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट वो हिट हुआ था। और उसके बाद सनी अगर हम देखें तो तमाम ब्रोकरेज फर्म्स ने ना जो टारगेट प्राइसेस थे वो रिड्यूस कर दिए थे और जो रेटिंग्स थी वो भी मतलब वो बेयरिश नज़र आ रहे थे। इंस्टेंस के तौर पे अगर आप न्यूवामा वेल्थ मैनेजमेंट की बात करेंगे, उनकी रिड्यूस कॉल थी स्टॉक पर 340 का टारगेट के साथ। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की बात करें तो उन्होंने भी सेल कॉल दी थी एंड इनफैक्ट मोतीलाल ओसवाल ने अपनी जो न्यूट्रल रेटिंग थी वो बरकरार रखी थी 370 के टारगेट प्राइस के साथ। पर अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी सनी कि क्योंकि आपने हिंदुस्तान जिंक की ही बात की, तो कोई और ऐसे काउंटर्स जो आपको मेटल स्पेस से पसंद हो जो इस वक्त ख़रीदे जा सकते हो इस वक्त की रैली में? क्योंकि आपने ये बात सही की कि अगर हिंदुस्तान जिंक में जो मोमेंटम है वो चेज़ नहीं करना है, हालांकि अगर सिल्वर प्राइसेस बढ़ते हैं तो बात एक अलग है, पर और कोई तमाम मेटल काउंटर्स जो आपके रडार पर हो इस समय? तानिया, अगर मुझे कोई काउंटर पे आज बेट करना हो तो मैं हिंडाल्को पर करना चाहूंगा। उसके पीछे एक रीजन ये है कि इनकी जो सब्सिडरी है, फॉरेन सब्सिडरी नोवेलिस, इसके एक आईपीओ की कहीं ना कहीं बात चल रही है। एट द सेम टाइम हमने देखा है कि एल्यूमिनियम एज अ कमोडिटी जो है उसकी डिमांड काफी जोरों से बढ़ रही है ग्लोबली। तो अगर आप देखोगे कि जैसे ऑटोमोबाइल्स है उसमें लाइट वेटिंग का जो कंसेप्ट है उसमें कहीं ना कहीं जो स्टील है, हेवी मेटल है, उन्हें एल्यूमिनियम से रिप्लेस किया जा रहा है। कंजम्पशन में अगर आप देखेंगे कि जितने भी बेवरेजेस हैं उसमें एल्यूमिनियम के कैन यूज हो रहे हैं। तो स्ट्रक्चरली मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम एज ए इंडस्ट्री इज वेरी वेल प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिमांड ग्रोथ, और इसका सीधा सीधा बेनिफिट हमें हिंडाल्को को आते हुए दिखेगा डोमेस्टिक फ्रंट पर भी और इंटरनेशनल फ्रंट पर थ्रू नोवेलिस। और एक बार जब नोवेलिस का आईपीओ आएगा तो कहीं ना कहीं एक हम बैलेंस शीट में डिलीवरेजिंग भी होते हुए देखेंगे, एक वैल्यू अनलॉकिंग का पोटेंशियल होते हुए दिखेगा। तो मुझे लगता है कि हिंडाल्को कैन बी एडेड एट अ करंट जंक्चर इन द पोर्टफोलियो। और एक दूसरा स्टॉक जो हमें अच्छा लगता है वो है मैग्नीस और इंडिया लिमिटेड, मॉइल के नाम से जानी जाती है कंपनी। अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीस इन इंडिया। तो मैग्नीस जो है कमोडिटी, ये बेसिकली स्टेनलेस स्टील बनाने में यूज किया जाता है। तो अगर आप मॉइल के नंबर ट्रैक करेंगे तो काफी एक अच्छे नतीजे फोर्थ क्वार्टर में हमने देखे थे, बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग रियलाइजेशन के फ्रंट पर। तो मॉइल एक मेरा पसंदीदा स्टॉक रहेगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट होराइजन से। बिल्कुल। तो हिंडाल्को एक स्टॉक है। बाय द वे हिंडाल्को अगर आप 52 वीक लो से देखेंगे तो अच्छी खासी रिकवरी हमने आती हुई देखी है। 398 का हर्ष यहाँ पे 52 वीक लो था। अभी फिलहाल क्लोजिंग जो है वो 684 के आसपास होती हुई नजर आई है। और मॉइल में तो कमाल की शानदार रिकवरी देखने को मिली है सनी, फ्रॉम द 52 वीक लो 151.5 ये लो बनाया था कंपनी ने। और आज की अगर आप बात करेंगे तो हालांकि देखिए थोड़ी वीकनेस आज के सत्र में हमें इसमें देखने को मिली है। 500 के करीब ये शेयर जो है, ये स्टॉक जो है वो ट्रेड करते हुए हमें नज़र आ रहा है। तो इन दो पर्टिकुलर स्टॉक्स पर आप नज़र रख सकते हैं। और हिंदुस्तान जिंक की तो हमने बात कर ही ली। तो इसी नोट मैं एक चीज बल्कि कह रहा था, नोवेलिस जो है जो इनका आईपीओ आ रहा है हिंडाल्को का, बहुत जबरदस्त बस क्रिएट कर रखा है। पहले से $1.2 बिलियन का आ रहा है। तो इसको लेकर मतलब जो अभी सनी जी बता रहे थे तो उसी चीज को कहा था कि उसको लेकर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ जो है स्टॉक्स में भी आगे देखने को मिल सकती है एज पर दी मार्केट एक्सपर्ट्स के हिसाब से। एब्सोल्युटली। और इसी वंडरफुल नोट पर थैंक यू सो मच हर्ष, आपने सारी जानकारी हमारे साथ शेयर की। एंड थैंक यू सो मच सनी, ऑलवेज गुड टू हैव यू ऑन BT TV। आपने तमाम जो जानकारी है हिंदुस्तान जिंक के बारे में हमारे साथ शेयर की, और दो जो पिक्स भी हैं मेटल काउंटर्स वो भी हमें बताए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इसी के साथ अब वक्त हो गया है कि हम इस एपिसोड को यही समाप्त करें। बट लॉट्स मोर कमिंग अप फॉर यू ओनली ऑन BT TV, सो स्टे ट्यून्ड एंड मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।